चल बेटा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में तो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, लेकिन हम लोग बहुत स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। डेटा हैंडलिंग, फिर 9th-10th में टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर 10th में आने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने कर रखी हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेन हमारा जो 11th-12th जेई का टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, और हमारा मीन है ना, वेरिएंस है ना, इन सब से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। लेकिन इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक रिकॉल एक्सरसाइज है ना, जिसको बोलते हैं कि रिकॉल एक जरूर करेंगे, क्योंकि मीन और मीडियन का बहुत ज्यादा यूज हमारा 11th-12th में आने वाला है। ठीक है ना, और जेई की बात करें तो एक क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है। जेई में एक क्वेश्चन आना ही आना, जो कि बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है ना, ज्यादा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो जैसे हमारा स्टार्ट करते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स में डेटा क्या होता है ना, रॉ मटेरियल जो होते हैं डेटा होते हैं, जो हमारे रैंडम फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जब उनको आप पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हो है ना, टेबल ड्रॉ करते हो, ठीक है, टैली मार्क्स वगैरह, ये सब सारी चीजें आप सबको पता है पहले से, है ना। तो उन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सीधे पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं। फिर भी एक छोटी सी बात हम जरूर करेंगे, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि जो डेटा होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा, ठीक है, एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है बेटा हमारा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता क्या है आपका। ठीक है ना, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जैसा आप सबको पता होगा कि वो ऑब्जर्वेशन जो हम लोग खुद से, ठीक है ना, खुद से हम लोग उसको क्या करें, इकट्ठा करते हैं, ऐसे डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपके क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में, आप मान लो आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपके क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो ये तो आप खुद ही बता सकते हो, है ना, ये आपका स्कूल का मैनेजमेंट पर्टिकुलर लोग ही सिर्फ बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, फिर अगर उनसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये भी सोर्सेस आपको क्या है, लिमिटेड होंगे, है ना। या तो आप पर्सनली जाके आप सारे अपने क्लासमेट से पूछेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, स्कूल के डेटा को आप एक्सेस करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया कि आपको जो खुद से एक्टिविटी करनी है, जो आपको खुद से जाके एक्टिविटी करनी है, वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है, उस वर्क प्लेस पे जाके आपको इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालनी होगी, तो ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा वो होता है बेटा जो हम अदर रिसोर्सेस से, जिन्होंने पहले से उन डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है, उनसे आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल की जैसे बात करें, जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि 2005 से लेके 2010 के मिड में सचिन ने कितनी सेंचुरी लगाई, या सचिन ने कितने मैच खेले, या सचिन ने कितने फोर लगाए, कितने सिक्सेस लगाए, ये सब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, तो आप बेटा क्या करते हो, गूगल बाबा को क्या करते हो, आप एक्सेस करते हो। बोलो हाँ या ना, करते हैं क्या। तो यानी कि गूगल ने पहले से इन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रखा हुआ है, और आप वहां से उन डेटा को क्या करने वाले हो, एक्सेस करने वाले हो। ठीक है ना, तो ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। ठीक है ना, जो आप आराम से बैठे बैठे किसी वर्क प्लेस पे जाए बिना, है ना, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे क्या करते हो बेटा, एक्सेस करके वो सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल लेते हो। तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा, है ना। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहिएगा कि प्राइमरी डेटा क्या होते हैं और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं। प्राइमरी डेटा जो आपको वर्क प्लेस पे जाके खुद आपको एक्टिविटी करके आपको वो डेटा क्या करने होंगे, एक्सेस करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। और सेकेंडरी डेटा क्या होगा, जो अदर रिसोर्सेज से आप क्या करोगे, डेटा को आप पिक कर लोगे, अरेंज कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया डेटा आपके। फिर क्या होता है कि हम लोग डेटा को क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, है ना। फिर टैली मार्क्स क्या होता है, 1 2 3 4 क्रॉस में 5। ठीक है, ये सारी चीजें आपने लोगों ने पढ़ रखी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं,
बिल्कुल क्लियर होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि उन सब चीजों पे जाएंगे नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। बस हम मोटा मोटी नाम ले ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए कि आपने प्रीवियस क्लासेस में यानी कि 9th 10th में आपने ये सब सारी चीजें क्या कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं बेटा, ठीक है। चलिए, अच्छा बात अगर थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि हमें सर जी 11th 12th में आने के बाद, हमें 11th 12th में आने के बाद हमें मेनली करना क्या है, हमें स्टडी क्या करना है, ठीक है ना, हमें मेनली स्टडी करना क्या है, ठीक है ना। तो बेटा हमें स्टडी करना है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, आपने उसको पहले पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या एक पर्टिकुलर मैनर में आपने क्या किया, उसको अरेंज कर दिया। फिर उसकी सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है, उसकी सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करना, वो हमारा होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ठीक है ना। जैसे बात अगर हम करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में आते कौन कौन सी चीज है, ठीक है ना, तो देखो सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाएंगे हमारे अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। अगर सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करें कि भाई इसमें होते क्या क्या चीजें हैं, है ना, तो एक तो हो गया आपका मीन, ठीक है ना, अगला हो गया मीडियन, ठीक है ना, अगला हो गया मोड। आगे भी पढ़ेंगे, पहले जो हमने जो वर्ड हम जानते हैं मीन मीडियन मोड होता क्या है उनके बारे में करते हैं, फिर हम और सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम लोग बेटा बात करेंगे। जैसे मोटा मोटी में हमारे ये मेन तो यही आते हैं कि भाई मीन मीडियन और मोड ये होते हैं हमारे सेंट्रल वैल्यू होते हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है तो उसकी हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, क्लास 10th में पढ़ रखा है। मीडियन और मोड कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ हमें मतलब नई चीजें नहीं पढ़नी है ना। अगर हम रिकॉल एक्सरसाइज की बात करनी है, हमें बस बेसिक बेसिक से बस छोटा सा एक रिवीजन करके रखना है कि मीन मीडियन मोड हमारे होते क्या है, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। आप सबको पता जरूर होगा, फिर भी एक छोटा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मीन मीडियन मोड क्या होती है, हमारे सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। मीन के हमारे पास बेसिकली होते तो तीन है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उतनी जरूरी नहीं है आपके, ठीक है ना। ठीक है बेटा। तो जैसे कि हमारे सेंट्रल वैल्यू की बात होती है मीन मीडियन मोड, तो हमें पता है कि बेटा मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला क्या होता है आपका, आपको पता होगा डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। और तीसरा मेथड होता है बेटा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है, हम देखो हम उन चीजों को रिकॉल कर रहे हैं जो हमें 11th 12th में यूज में आनी है, ठीक है। हम उन चीजों को रिकॉल करेंगे जो हमारे 11th 12th में यूज में आनी है। तो बेसिकली 11th 12th में यूज आने वाली जो चीजें हैं हमारी, पहला तो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, पहला तो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट मेथड। और दूसरा जो मेथड है बेटा हमारा वो है शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। तीसरा मेथड एक और है स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन उस मेथड हमें रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती 11th 12th लेवल पे। हम क्या करेंगे, अगर हमें स्टेप डेविएशन कहीं पे अप्लाई करना भी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट वाले मेथड से क्या करेंगे, निपटा देंगे यहीं पे, है ना। हमें शॉर्टकट मेथड से ही सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। मतलब कहीं पे अगर स्टेप डेविएशन भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी मेथड से सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि आपका डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना, इनके बारे में थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि हम लोग जब अभी पढ़ेंगे मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन जब हम पढ़ेंगे तो हमारा आएगा आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो मीन के लिए हमें दो टाइप के आएंगे, एक आएगा हमारा जब हमें डिस्क्रीट वैल्यू गिवन हो,
एक बार आएगा जब हमें डिस्क्रीट वैल्यू गिवन हो, और एक बार आएगा जबकि हमें कंटिन्यूअस वैल्यू दे रखी हो। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को थोड़ा सा डीप में जाके करेंगे बेटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग मीडियन और मोड पे आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड की, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने डायरेक्ट मेथड की, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको डिस्क्रीट वैल्यू दे रखी हो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है, मैथ का एग्जाम हुआ, ठीक है, और आउट ऑफ 10 ही हमको स्कोर दिए गए। तो किसी बच्चे के आ गए 9, किसी के आए 8, किसी के 5 आए, किसी के 4, 3 और 6, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आ गए 7, 8 और 9 आ गए, ठीक है बेटा, और एक के मान लीजिए आ गए 1, ठीक है। तो ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, है ना, इन मैथमेटिक्स। छोटा सा क्लास टेस्ट लिया गया था आपकी क्लास में, 10 बच्चे प्रेजेंट थे उस समय, और ये 10 बच्चों के स्कोर हैं आपके, जो आउट ऑफ 10 उन्होंने स्कोर किया। तो अब जैसे अगर हमें फाइंड करना है इसका, ठीक है, कि इसका मीन वैल्यू क्या होगी, क्या बेटा, इसकी मीन वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग बेटा करते आ रहे हैं कि इसका जो मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, कि जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनको क्या कर दो बेटा, सम कर दीजिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो बेटा, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है बेटा। अच्छा, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे हमारे 10, ठीक है। चलो अब इन सबको ऐड करते हैं और उसके बाद 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन, है ना। एक्स बार को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, मीन से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो ऐड कर देते हैं इनको, 160, ठीक है। तो अगर इनको ऐड करें तो टोटल कितने आ जाएंगे बेटा, टोटल आ जाएंगे 60, अपॉन कितना है 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी कि जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी थी उसकी जो सेंट्रल वैल्यू, मतलब सारे बच्चों को अगर हम एक एवरेज मार्क्स निकालें कि बेटा इन सबके एवरेज मार्क्स क्लास का क्या रहा, एवरेज स्कोर कार्ड पर्टिकुलर क्लास का क्या रहा, जिसमें 10 स्टूडेंट जो थे, है ना, जिन्होंने एग्जाम दे रखे थे, ठीक है। तो हमें पता चला कि भाई उनका एवरेज स्कोर क्या है, 6 है, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारी डिस्क्रीट वैल्यू होती है, ये वैल्यू कौन सी होती है आपकी, डिस्क्रीट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो जब भी हमें डिस्क्रीट वैल्यू दे रखी होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज करें अगर ऐसा, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, देखो थोड़ा सा 10 से हटके बता रहे हैं, क्योंकि क्या है कि बोलोगे सर वहां पे तो हमें, चलो ठीक है, उसको हम डायरेक्ट मेथड इसको थोड़ी बोलते थे, हम तो डायरेक्ट मेथड बोलते थे जहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई आता था, उसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते थे। लेकिन बेटा इसको हम डायरेक्ट मेथड तब बोलते हैं, हाँ सही है आपका, सही बिल्कुल, कि डायरेक्ट मेथड यही है हमारा फॉर्मूला, लेकिन जब आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। लेकिन अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो जो हम नॉर्मल जो मीन का फॉर्मूला लगाते थे वो भी हमारा डायरेक्ट मेथड में है। ये डायरेक्ट मेथड जब आपको आपको इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी हो, और वो भी डायरेक्ट मेथड होता है जहां पे हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा हो, है ना, दोनों को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये आपका है इंडिविजुअल के लिए, है ना, और ये जो है आपका फॉर्मूला ग्रुप के लिए आपका, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बेटा हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला निकालना, ठीक है ना। अच्छा, अब यहीं पे करते हैं, मान लीजिए कि हमें जो डिस्क्रीट वैल्यू की जगह पे अगर हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए। अब जैसे मान लिया जाए कि आपके क्लास में जो है टोटल 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट हैं, लिख लेते हैं साइड में ताकि याद रहे बाद में, 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ,
आउट ऑफ 50 मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, आउट ऑफ 50 और 20 स्टूडेंट के जो स्कोर थे उनको हमने एक पर्टिकुलर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में अगर हमने सेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने सेट किया कि 0 से 10 मार्क्स कितने लोगों ने अटेंड किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 10 से 20 मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किया, 20 से 30 के मिड में टोटल कितने स्टूडेंट थे, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से 30 से 40 और 40 से 50 मार्क्स के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मार्क्स दे रखा है बेटा, ये आपको मार्क्स दे रखा है, एक रेंज टाइप का दे रखा है कि 0 से 10 में कितने स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है हमने याद कर रखे हैं 20। चलो ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं कि भाई मान लेते हैं कि 0 से 10 में है वो 3 स्टूडेंट है, ठीक है बेटा। 10 to 20 में मान लेते हैं आपके पास 4 स्टूडेंट है, 20 से 30 में मान लेते हैं 5 स्टूडेंट हैं, और 30 से 40 में भी मान लेते हैं कि आपके पास 5 स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के मिड में थे। और इसी तरीके से सपोज कर लेते हैं कि 40 से 50 के बीच में, है ना, टोटल 3 स्टूडेंट ही थे। तो अब अगर हमें बेटा ऐसे जब हमें इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, है ना, कि वैल्यू जहां पे वेरी करती है कि 0 से 10 में टोटल कितने बच्चे, 20 से 10 से 20 में टोटल कितने बच्चे हैं, 20 से 30 में कितने स्टूडेंट हैं, क्लियर है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट देख रखते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। याद होगा आपको फ्रीक्वेंसी, है ना, कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जितनी बार अकर करता है, कोई भी नंबर ऑफ वैल्यू जितनी बार क्या करता है, अकर करता है, वही क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी का एक रेंज टाइप का बना रखा है कि 0 से 10 में हमारे टोटल 3 स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं कि हमारी सेंट्रल वैल्यू क्या होगी। सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं एक्स आई से। सेंट्रल वैल्यू को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स आई से। तो एक्स आई क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू क्या होती है ना, या सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं या हम मिड वैल्यू बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो बेटा आप यहाँ पे इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो 0 प्लस 10 बाई 2 कितना आ जाएगा 5, 10 प्लस 20 बाई 2 तो कितना हो जाएगा 15, 20 प्लस 30 बाई 2 तो हो जाएगा 25, आगे आ जाएगा 35, आगे आ जाएगा आपका बेटा 45। क्लियर है बेटा। तो ये आपने फाइंड कर ली इसकी सेंट्रल वैल्यू या मिड वैल्यू, आपने जो मार्क्स की आपने मिड वैल्यू आपने फाइंड कर ली, है ना। एक पर्टिकुलर तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना, जिसको बोलते हैं एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम का तो क्या, स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से आपको वेरिएबल मार्क्स ऐसे दे रखे हो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो उस केस में हमेशा हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू उनकी हम फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे कि हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है कि x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई वेयर आई वेरी फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 यहां तक वेरी करेगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसको करते हैं। फिर क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई, तो हम निकाल लेंगे एक नया कॉलम बना लेंगे एफ आई और एक्स आई का, इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई, 3 5 हो जाएगा आपका 15, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60, 125, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 175, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 135 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये लगा हुआ समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई का जो कॉलम बना है उसको हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलो ऐड करते हैं इनको, पहले यूनिट वैल्यू ले लेते हैं, 0 आ गया, कैरी आ गया 2, 11 से 18 3 1 कैसे, फिर से कैरी आ गया 2 और यहाँ पे आ गया आपका 5, ठीक है बेटा। तो ये आ गया 510, आपको आ गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं कि भाई आपका समीशन एफ आई और एक्स आई कितना आया है, आ गया हमारा 510।
अच्छा, समीशन ऑफ एफ आई कितना है भाई, फॉर्मूले में हमें समीशन ऑफ एफ आई की भी जरूरत है। तो समीशन एफ आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो थे कितने आपके टोटल 20, ऐड करके भी देख लेंगे तो इनके 20 भी आने चाहिए। तो ये आ गए आपके 20, फिर निकालिए हमने मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 510 अपॉन 20, कट कर दीजिए। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा बेटा, एक्स बार कितना आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा। कि जो भी हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रखे थे, है ना बेटा, जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे थे उनका मीन कितना हुआ आपका 25.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो ये हमने ये हम इसको इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको अगर हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा भी दे रखे हैं तो भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेंट्रल वैल्यू मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद एफ आई एक्स आई से हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं थोड़ा सा, अगर स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम लेते हैं एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने कि आपको बताया कि मीन को फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग स्टेप डेविएशन को नहीं पढ़ना, क्योंकि 11 12 में कहीं यूज ही नहीं है। अगर कहीं अगर हमें करने का मन भी करता है तो शॉर्टकट वाले से ही पूरा का पूरा मीन हम फाइंड कर लेंगे, स्टेप डेविएशन लगाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड की, जिसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा डेटा रखते हैं, सेव रखते हैं अपने पास डेटा, यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, इसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे बेटा, है ना। इसी ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, हम यूज कर लेंगे। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है आपका। ठीक है, चलिए तो हमारा जो फॉर्मूला होता है यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, या जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, जनरली शॉर्टकट मेथड से हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर एज्यूम मीन मेथड नाम भी इसका ध्यान में रखेंगे तो उस केस में बेटा मीन का फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है बेटा, वेयर डी आई इज इक्वल टू होता है आपका एक्स आई माइनस ए। डी आई कितना होता है बेटा आपका एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, आप एक मिडिल वैल्यू को एज्यूम करते हो ए, है ना, एक हम मिडिल वैल्यू चूज करेंगे, जिसको हम लोग ए जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसी में से हम चूज करेंगे बेटा, है ना। एक वैल्यू हम ए चूज करेंगे और उसको एक्स आई में से जब हम ए को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डी आई आ जाएगा। ठीक है ना, और वहीं पे हमें ये फॉर्मूला फिर हम ए प्लस करके एफ आई डी आई का एक नया कॉलम बना लेंगे, है ना, उसको ऐड करके एफ आई से डिवाइड करके ए ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, शॉर्टकट मेथड से मीन मिल जाएगा, है ना। इसका यूज क्यों करते हैं भाई, डायरेक्ट मेथड और ये दोनों मेथड हम क्यों यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जब बहुत ही टेडियस या लेंदी कैलकुलेशन आ जाते हैं, है ना, जिसको कैलकुलेट करना होता है ना, इनको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ तक तो फटाफट इजी था, यहाँ पे आते थोड़ा सा टफ हो गया। लेकिन यहीं पे अगर आपको ऑब्जर्वेशन 3 डिजिट में दे रखे हो तो मल्टीप्लाई करने में आपको और थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि थोड़ा सा आपका टाइम टेकन होगा। तो बस उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, डायरेक्ट मेथड के बाद हम शॉर्टकट मेथड सिर्फ और सिर्फ टाइम को बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे इसी एग्जांपल में हम लोग अब चेक कर लेते हैं कि अगर हमें इसी क्वेश्चन में अगर हमें शॉर्टकट मेथड लगाना होता तो क्या करते, हमारे स्टेप्स क्या क्या होते, हमारा प्रोसेस क्या होता, हम कैसे आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो देखो यहां तक तो बिल्कुल सेम रहेगा कि आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आपको सेंट्रल वैल्यू यानी कि मिड वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेगी। ठीक है ना, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें एक्सआई का जो कॉलम बना हुआ है इसमें से किसी सेंट्रल वैल्यू को हम क्या चूज कर लेंगे, ए चूज कर लेंगे। तो बेटा जब अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका 5 ऑब्जर्वेशन, तो वहां पे हम मिडिल वैल्यू को हम क्या चूज कर लेंगे, ए चूज कर लेंगे। ठीक है ना, और अगर हमें इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा तो कोई भी अपने मन से, जैसे मान लो 6 दे रखा होता तो या तो थर्ड को या तो फोर्थ को आप किसी को भी चूज कर सकते थे।
अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि आप सेंट्रल वैल्यू को ही चूज करिए, है ना, मतलब मिडिल वैल्यू को चूज करिए। आप 35 को भी यहाँ पे ले सकते हैं, आप 15 को भी यहाँ पे ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। आंसर तो वही आना, सेम आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मिड वैल्यू को ही चूज करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक हम नया कॉलम बना लेंगे, जिसको बोलेंगे हम डी आई, वैल्यू हो जाएगी एक्स आई माइनस ए। तो चलो एक्स आई कितना है आपका 5, ए कितना है 25, तो 5 माइनस 25 कितना बेटा -20, 15 माइनस 25 कितना बेटा -10, 25 माइनस 25 कितना बेटा 0, 35 माइनस 25 कितना बेटा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यानी कि आपको यहाँ पे आपने DI का कॉलम बना लिया। इसके बाद क्या बनाएंगे, फॉर्मूले में देखो क्या लिख रखा है FI इंटू DI, यानी कि हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। वो कॉलम कौन सा होगा आपका FI और DI का। तो FI कहाँ दे रखा है, ये DI कहाँ पे है, ये मल्टीप्लाई करो 3 इंटू -20 -60, 4 इंटू -10 -40, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 50, और 3 इंटू 20 हो जाएगा आपका 60। अब क्या करेंगे बेटा, अब ऐसा करेंगे कि इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। FI DI को हम क्या करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाल रखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो कर दीजिए ऐड, कितना आ जाएगा, +60 -60 कट हो जाएगा, 50 -40 आ जाएगा, कितना बेटा 10 आएगा क्या, अरे भाई 10 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x बार इज इक्वल टू ए आपने क्या चूज कर रखा है बेटा 25, तो 25 प्लस FI DI कितना है बेटा 10 है, ठीक है ना। समीशन ऑफ FI कितना है 20 था, कर दिया, तो क्या 25 प्लस 0.5 आएगा क्या, क्या आंसर आपका 25.5 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। डायरेक्ट मेथड से किया था तो भी यही आंसर आया था क्या, यस, ठीक है ना। तो मेथड कोई भी हो आपका, चाहे आप डायरेक्ट अप्लाई करो चाहे शॉर्टकट अप्लाई करिए, आपको आंसर बेटा एक ही मिलना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो इसको एक बार चेक कर लो, फॉर्मूले नोट कर लो, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जितना भी हम लोगों ने किया शॉर्टकट मेथड या फिर आपका डायरेक्ट मेथड, उनसे रिलेटेड क्या कॉम्पिटिटिव लेवल में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं क्या, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आ रखा है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2001 का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र CEE, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, तो बेटा आपको मीन दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का 2.6 बेटा आपको दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन फाइंड y, ठीक है। आपको y की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, ठीक है ना। चलो दे क्या रखा है आपको, वेरिएट x, आपको क्या क्या दे रखा है चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे दे रखा है, हमें दे रखा है मान लो 1 2 3 4 और 5,
ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है बेटा वन वेरिएट था, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 2 की दे रखी है 5, 3 की दे रखी है 1, सॉरी y, और 4 की 1, और यहाँ पे 2 दे रखी है। ठीक है बेटा। और हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला ही क्या करना है, बस आपको सीधे सीधे अप्लाई कर देना है। ठीक है ना। तो ये था वेरिएट हमारा एक्स आई, जिसे बोल दिया, ये है फ्रीक्वेंसी एफ आई। नया कॉलम बना लेंगे एफ आई इंटू एक्स आई का। ठीक है बेटा। तो कर देते हैं 1 इंटू 4 कितना 4, 2 5 जा 10, 3 इंटू वाई कितना 3y, 4 इंटू 1 4, 5 2 जा 10। इनको क्या करेंगे, ऐड कर डालिए, समीशन एफ आई भी करना होता है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहले इन्हीं को कर देते हैं, 12 प्लस वाई हो जाएगा क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 28 प्लस 3y। ठीक है, चेक कर लेते हैं वो 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4, 3 इंटू वाई 3y, सबको ऐड कर दिया, हो गया 28 प्लस 3y। अच्छा, इतने आ गए। अब क्या करना होगा, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए कि मीन इज इक्वल टू कितना होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई एक्स बार। कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में आपको, मीन कितना दे रखा है बेटा 2.6 दे रखा है क्या। इधर से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 28 प्लस 3y अपॉन 12 प्लस y। ठीक है बेटा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा करते हैं, जो 2.6 दे रखा है उसको रख देते हैं 26 अपॉन 10 लिख देते हैं। ठीक है क्या, क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 26 इंटू 12 प्लस 26y इज इक्वल टू 280 प्लस 30y। सही है क्या। 26y को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा बेटा 30y माइनस 26y हो जाएगा, और ये 280 है। ठीक है ना, सॉरी 280 को इधर लाना पड़ेगा, 280 को इधर लाना पड़ेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 312 है ना, 12 इंटू 26 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 312, 280 इधर, 26y को उधर ले गए थे, 280 को इधर लेके आते हैं, तो कितना बेटा माइनस 280 हो जाएगा क्या। ये कितना हो जाएगा 4y, ये कितना हो गया आपका 32 हो जाएगा क्या। डिवाइड कर दोगे तो क्या y की वैल्यू 8 आ जाएगी क्या, बोलो हाँ या ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई, हो गया आपका आंसर, है ना, हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। कुछ ऐसा था क्या जो समझ में ना आए, है ना, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रखा है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रखा है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बात समझ में आ गई, देखो डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन दे रखा है आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन लेते हैं AI EEE 2002। जैसा कि आपको पता है कि प्रो 2010-11 से पहले AI EEE और ITG अलग अलग एग्जाम थे, है ना, अभी तो सब कंबाइन हो गया। ठीक है ना, तो AI EEE 2002 का क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज, 70 बॉयज हैं जिसमें से whose average marks in a subject are 75। ठीक है ना, 75 70 बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना दे रखा है बेटा 75। पूरे वर्ड नहीं लिख रहा हूं, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, है ना। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट देयर आर 70 बॉयज whose average marks in a subject are 75, जिनके एवरेज मार्क्स कितने दे रखे हैं बेटा 75 दे रखे हैं। ठीक है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट क्लास आर 72। ठीक है ना, तो कंप्लीट क्लास का मतलब 100 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना दे रखा है
कितना दे रखा है 72। कंप्लीट स्टूडेंट मतलब टोटल जो 100 स्टूडेंट थे उनका एवरेज मार्क्स कितना दे रखा है बेटा 72 दे रखा है, ठीक है। देन व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल, तो आपको क्या फाइंड करना है कि एवरेज मार्क्स किसका, गर्ल्स का आपको फाइंड करना है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना है आपको, ठीक है। टोटल 100 स्टूडेंट हैं जिसमें से 70 बॉयज हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितना दे रखा है 75। टोटल स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना दे रखा है बेटा 72, और आपको गर्ल्स का एवरेज मार्क्स आपको फाइंड करना है। चलिए शुरू करिए, सॉल्व करना शुरू करिए। क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना। 11th-12th के लेवल पे आके सोचोगे तो टाइम लगेगा, है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल पे सोचिए, नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई करिए तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे बेटा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या करेंगे। चलो मान लेते हैं एवरेज मार्क्स गर्ल्स का कितना दे रखा है x, और उस x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 70 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने होंगे बेटा 30 होंगे, बोलो हाँ या ना। टोटल एवरेज कितना दे रखा है 72, ओवरऑल 100 स्टूडेंट का कितना एवरेज दे रखा है 72। तो 72 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो क्या, 70 इंटू उनका एवरेज मार्क्स कितना हो गया 75 प्लस गर्ल्स कितने हैं 30, 30 इंटू कितना x, बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई। 70 बॉयज हैं, उन सबके एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 75, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 70 इंटू 75 हो जाएगा। 30 गर्ल्स हैं जिनके एवरेज मार्क्स कितने दे रखे हैं x, तो 30 इंटू x हो जाएगा, ठीक है बेटा। और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया। सही लिखा क्या, सही है। प्लस कितना 30x, ठीक है। तो इसको इधर लेके आ जाओ, 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7200 माइनस 5250, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो 30x कितना हो गया 1950 हो गया, चेक कर लो, 9 तो 11 12 5 6 6 7, सही है। तो x कितना आ जाएगा 1950 अपॉन कितना 30, 0 से 0 कट, 3 6 जा 3 5 जा, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 65। यानी कि 30 गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना आ जाएगा, कितना आ गया बेटा 65 आ जाएगा। कि जो गर्ल्स थे उनका एवरेज मार्क्स कितने आएंगे 65 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। 2002 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रखा है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। आगे बढ़े, बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कभी हमने 11th का मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट किया नहीं, 10th लेवल वाले क्वेश्चन से ही आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन बनने लगे। इसलिए मैंने बोला था कि रिकॉल एक्सरसाइज यानी कि रिकॉल स्टैटिस्टिक्स जो आपने 10th तक में कर रखा है उसको जरूर हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बन रखे हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम लोग वहां से भी क्वेश्चन करेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और पिक करते हैं। तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, है ना बेटा, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। इफ द मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स x1 x2 x3 अप टू xn इज x का बार, यानी कि x1 x2 x3 अप टू xn का मीन कितना है x बार है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। देन देन then the mean of the numbers then the mean of the numbers the mean of the numbers xi plus 2i, ठीक है ना, where i should be less than n and greater than 1, ये कंडीशन दे रखा है आपको। is
इज, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन जरूरी है लिखना इसलिए लिख देता हूं, एक्स बार प्लस 2n, बी है आपका एक्स बार प्लस n प्लस 1, सी है आपका बेटा एक्स बार प्लस 2, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है बेटा आपको एक्स बार प्लस n दे रखा है। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करिए इसको, फटाफट सॉल्व करिए, कितना आएगा इसमें से इसका आंसर। ठीक है, क्या करेंगे, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, x1 x2 x3 अप टू xn का मीन कितना दे रखा है, x बार आपको दे रखा है। ठीक है, तो बताना है कि अगर सीरीज हमारी इस तरीके से हो जाए कि xi प्लस 2i वेयर i वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर 1 टू n अगर वेरी करे, तो आपको बेटा इसकी वैल्यू बतानी है कि इसमें से कौन सी वैल्यू आपकी सही होगी, मतलब इसमें से कौन सा आपका क्या मीन होगा, है ना, द मीन ऑफ द दिस ऑब्जर्वेशन, इसमें से क्या आएगा। चलिए शुरू करिए बेटा, सॉल्व करिए, क्या करेंगे। देखो पहले तो सिंपल सा है कि यहाँ पे आपका मीन कितना दे रखा है ना, मीन कितना दे रखा है बेटा आपको x बार दे रखा है, यानी कि हो गया आपका कि x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi वेयर फ्रॉम 1 टू n, बोलो हाँ या ना, i वेरी 1 टू n और अपॉन n करते हैं तो हमें मीन निकलता है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन, बोलो हाँ या ना। तो बेटा यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n कितना हो जाएगा, n इधर ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या क्या nx बार आ जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो इनको लेते हैं, इनका क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है, और आई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 टू n वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा इधर भी है आपका, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं लगेंगे तो 1 को छोड़ना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 हो जाएंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, तो दोनों जगह पे क्लोज इंटरवल लगा कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है, लिखा ना 1 टू n। ठीक है, आप चलो सही है, तो इस केस में हमारा मीन कितना हो जाएगा, तो मीन मान लेते हैं बेटा, हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक्स आई प्लस 2i, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपका, I2 वेरी कर रहा है 1 टू n, तो यहाँ पे तो n ही रहेगा आपका, बोलो हाँ या ना। x बार कैपिटल आपको फाइंड करना है, चलो इसको अप्लाई करते हैं। समीशन यहाँ पे हमने जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो समीशन ऑफ एक्स आई, वेरी नहीं लिख रहा हूं यार, चलो लिख देता हूँ, नहीं बोलो सर आप नहीं लिखते हो तो मैं भी नहीं लिखूंगा, है ना, कॉम्पिटेटिव लेवल नहीं लिखना है ना, कुछ टाइम बचाना होता है। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, समीशन ऑफ 2i हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लो, i फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n अपॉन कितना बेटा n, थोड़ा साइड में आ जाते हैं, बताइए बेटा समीशन i की वैल्यू कितनी होती है, समीशन आई मतलब क्या, आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 टू n, तो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना हो जाएगा n, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू n प्लस 1/2, बोलो हाँ या ना। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 1 टू n, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, याद रखना है, हमें एपी में पढ़ रखा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अच्छा समीशन एक्स आई की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें पुट करनी है, अरे हमने यहाँ पे फाइंड तो किया है अभी, कितना एन एक्स बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ आई कितना, n इंटू n प्लस 1/2 होल टू दी अपॉन में कितना हो जाएगा n, ये 2 इस 2 को कड़ाक से कट कर देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1, और यहाँ पे क्या रहेगा n है, n कर लो कॉमन, क्या बचेगा x बार प्लस n प्लस 1 और अपॉन में n, ये n इस n से कट हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा बेटा, x बार प्लस n प्लस 1 हो जाएगा,
किसका मीन आ जाएगा आपका, किसका, इसके ऑब्जर्वेशन का, xi प्लस 2i वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ करना नहीं था, बिल्कुल हमें बेसिक फॉर्मूले पे चलना था, बस छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको इतना तो आपने एपी में सीरीज में पढ़ रखा है कि समीशन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट 2i, यहाँ पे समीशन 2i आ जाएगा, 2 बाहर कर लेंगे, समीशन आई का मतलब i वेरीज फ्रॉम 1 to n, मतलब एक बार i की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कितना, कहां तक, n तक। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर मिल गया, तो हमें मीन कितना आ जाएगा, x बार प्लस n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो और कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पढ़ और पूछ रखे हैं, है ना, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको बेटा दे रखा है, वो भी AMU 95 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट है। द हार्मोनिक मीन ऑफ the harmonic mean of 4 8 16 is, बोलोगे सर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक हार्मोनिक मीन, कोई बात नहीं, अभी लिंक करते हैं। 6.4 6.7, सी आपको देख रहा है 6.85 और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा 7.8। ठीक है, अच्छा तो बोलोगे सर मीन तो पढ़ा है, मीन डायरेक्ट मेथड से पढ़ा है, मीन शॉर्टकट मेथड से पढ़ा है, ये हार्मोनिक मीन क्या है ये तो पढ़ा ही नहीं, है ना बेटा, अब थोड़ा सा टेक्निकल तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो बेटा देखो आप लोगों ने एपी जो सीरीज पढ़ रखा होगा, सीरीज में आपने देखा होगा कि सीरीज जो होती है हमारी वो 3 टाइप की होती है, बेसिकली 3 क्या 4 टाइप की होती है। पहला अरिथमेटिक, है ना, प्रोग्रेशन यानी एपी, जीपी, है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरी होती है बेटा एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चौथा होता है मिक्स सीरीज, सबको मिक्सअप कर दिया। तो हम लोग जो यहाँ पे मीन पढ़ रहे होते हैं वो अरिथमेटिक मीन होता है, जो मीन मीडियन मोड में जो मीन होता है वो एक तरीके से अरिथमेटिक मीन होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल पहले हम एपी यानी अरिथमेटिक मीन के बारे में देखते हैं कि अगर हमारे पास ए बी और सी 3 वैल्यू अगर हमें दे रखी है, अगर ये हमारा वैल्यू एपी में है तो मिडिल वाली वैल्यू जो होती है a+c/2 होती है। ठीक है ना, a+c/2 यानी जिसको हम बी को बोलते हैं मीन, इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। बी को क्या बोलते हैं बेटा, हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं ना, ए मीन मतलब अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, b = a+c/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हार्मोनिक मीन के बारे में भी देखेंगे कि जो हमें वैल्यू क्या दे रखी है, 6 8 और 16 दे रखी है। तो आप सबको पता ही होगा, है ना, सीरीज में पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो चलो बेसिक से बता देता हूं मैं। ठीक है ना, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बता देता हूं कि अगर ए बी सी अगर आपके हो इन एपी, अगर ए बी सी अगर किस में है, एपी में है, तो 1/a 1/b और 1/c किस में होंगे, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, मतलब उनका होता है रेसिप्रोकल, जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट वाइस वर्सा, कि अगर ए बी सी अगर हैं आपके इन एच पी तो ये किस में हो जाएंगे, आपके एपी में हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यानी कि जो हमारा रिलेटेड फॉर्मूला रहेगा वो उसको रेसिप्रोकल करना रहेगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी सी 3 वैल्यू दे रखी है, 4 8 और 16। ठीक है बेटा, कितनी वैल्यू हमें, 4 8 16 हमें 3 वैल्यू दे रखी है जो किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, एचपी में है, तो इनका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा बेटा, एपी में हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये एपी में हो गया तो इसकी मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, मीन
कौन सा मीन? अरिथमेटिक मीन। एपी में कर लिया, पहले क्या किया, एबीसी को एपी में कन्वर्ट किया। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है बेटा, अरे मीन का ये है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर हमें बोला कि ए और बी दो वैल्यू है, इसका मीन कितना? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ए प्लस बी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 2, यानी कि ए बी का मीन कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बाई 2, है ना। कोई पूछता है आपसे कि 5 और 10 का मीन कितना होगा? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 7.5 क्या हो जाएगा? उसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दे रखी है यहाँ पे 3 वैल्यू, तो 1/a, 1/b, 1/c, ठीक है ना। अगर ये एपी में है तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ये उतना हो जाएगा। तो ये है आपका अरिथमेटिक मीन। देखो जैसे सीरीज एचपी में है तो एपी उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसी तरीके से मीन भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा कि अगर अरिथमेटिक मीन इतना है तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी 3/1/a, 1/b, और ये हो जाएगा 1/c हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अरिथमेटिक मीन, जैसे यहाँ पे सीरीज में एबीसी अगर एचपी में है तो 1/a, 1/b, 1/c आपका एपी में होगा। तो इसका हमने मीन फाइंड कर लिया। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, है ना। चलो तो अभी ये फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो क्या फाइंड करना था? हार्मोनिक मीन मतलब एच मीन कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1/a कितना? 1/4, 1/8, 1/16। चलो सॉल्व करो इनको, एलसीएम ले लिया तो 16 ही आएगा। 4 + 2 + 1 बोलो हाँ या ना? 3 × 16/7, सच्चम 42, 60, 56, 35 एंड सो ऑन आगे बढ़ेगा आपको। तो करीब करीब कौन सा आंसर आ गया? ये सी वाला आएगा आपका आंसर। सी वाला क्या आएगा? आंसर। तो ऐसा नहीं कि हार्मोनिक मून पूछ लिया तो भाई बोलो क्या पूछ लिया, थोड़ा बहुत लिंक करिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक मीन, रेसिप्रोकल, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना आपको। जब आप स्टैटिस्टिक्स यूजुअली क्या होता है, लास्ट में रखा जाता है। स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक होता है आपका लास्ट में रखा जाता है। इसका मतलब अपने सीरीज वगैरह आपने कंप्लीट कर रखा है ना, सीरीज वगैरह आपने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। क्लियर है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज में पढ़ रखा है, याद रखेंगे कि अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? हार्मोनिक मीन हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, अभी हम लोग 11th-12th के मेन टॉपिक तो पहुंचे ही नहीं, लेकिन हमने देखा कि 10th लेवल पे ही, या फिर हमने अभी तक जो पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है बेटा, और आते हैं बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल पूरी तरीके से क्या रहना होगा? प्रिपेयर होना होगा। और ऐसा नहीं कि मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, आते हैं बेटा, है ना। चलिए तो चलो यहाँ पे करीब करीब हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया मीन आपके। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और मीन के बाद हमारा टॉपिक आता है मीडियन। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ देर में। ठीक है, चलिए बेटा मीडियन। तो मीडियन जो बेटा, तो मीडियन जो होता है अगेन आपकी क्या होती है? एक सेंट्रल वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, मीडियन क्या होती है? अगेन आपकी सेंट्रल वैल्यू होती है। पहली बार हम लोग मीडियन का नाम क्लास 6-7 में या 8 में करीब करीब हम लोग जान जाते हैं कि मीडियन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, लेकिन वो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए दे रखी होती है। डिस्क्रीट वैल्यू और एक हमारी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ में, तो दो टाइप के होते हैं, दोनों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। तो जैसे पहले अगर हम डिस्क्रीट की बात कर लें तो डिस्क्रीट में जैसे अगर मान लो दे रखा है, अगेन एग्जांपल वही ले लेते हैं कि क्लास में 10 स्टूडेंट हैं,
और मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, आउट ऑफ 10 आपको स्कोर किए गए। ठीक है ना, तो चलो देर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैथ्स के एग्जाम में टोटल 10 स्टूडेंट ने एग्जाम अटेम्प्ट किया, आउट ऑफ 10 स्कोर दे रखे हैं। तो बेटा अगर हमें इसका मीडियन फाइंड करना होता था तो आप क्या करते थे? मीडियन फाइंड करना होता था तो क्या करते थे? तो बेटा हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा। तो पहले हम लोग देखते कि ये इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। बोलो हाँ है ना, याद आया क्या कुछ? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। देखते थे ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो या ऑड हो, कुछ याद आया क्या? इवन हो या फिर ऑड हो, तो उस केस में विच टर्म्स विल बी मीडियन। तो देखते हैं हम लोग क्या करते थे बेटा, पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। तो सपोज करो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 3, फिर हो गया 4 5, हमारे हैं 2 टाइम्स 2 3 4 5 है, 2 टाइम्स 5 के बाद आपका है 6 7 है, 2 टाइम्स 8 और लास्ट में हो गया 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते थे? दो मेथड होता था, एक तो कट वाला मेथड, याद होगा, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ कट किया, ऐसा 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 ऐसा। फिर देखा कि बीच में दो वैल्यू बच रही हैं, इनको तो कट करेंगे नहीं क्योंकि तो फिर कुछ मिलेगा नहीं हमें, है ना। तो जो बीच में दो वैल्यू मिलती है उनको क्या करते हैं हम, उसका मीन निकाल लेते हैं, यानी 5 + 6/2 यानी कितना आ जाएगा? 11/2 यानी कितना आ गया? 5.5। तो बोलते थे 5.5 ही क्या है हमारा? मीडियन है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, यही तो करते थे, ये तो करते थे। छोटे क्लासेस की बात बता रहे हैं, वही बेसिक वाला क्लास पकड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। और वो सेट भी अभी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि इवन होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो वो सब चीजें भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इवन के लिए। मान लो यहाँ पे दे रखा हो अगर ऑड, यानी कि मान लेते हैं कि 11 स्टूडेंट हैं और मार्क्स आपके आउट ऑफ 10 दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंक्लूड कर लेते हैं, मान लीजिए 9, ठीक है। मान लेते हैं और इंक्लूड कर लिया 9, सेकंड केस के देख रहे हैं। अब इसको अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कहां लिखूं? यहाँ पे लिख दूं क्या? ध्यान देखिएगा, 2 3 4 5 5 6 7 7 8 और 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं बेटा? 11, यानी कि क्या? ऑड। एक बार दे रखा था इवन, अब क्या ले लिया? ऑड ले लिया। तो अब उस केस में अगेन कट करते हैं, फर्स्ट को लास्ट है। तो चलो ये 6 क्या आ गया आपका? ये हो गई सेंट्रल वैल्यू। तो यहाँ पे आपका मीडियन कितना हो जाएगा बेटा? मीडियन कितना हो जाएगा आपका? आ जाएगा 6, ठीक है। यानी कौन सी वैल्यू? 1 2 3 4 5 6, 6 वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी? मीडियन हो गई। और यहाँ पे क्या था? 1 2 3 4 5, 5 और 6 का मीन क्या होगा आपका? मीडियन कहलाएगा। यानी कि यहां से हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहला तो ये कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है एंड ऑड है तो मीडियन हमारे अलग अलग हो जाएंगे, है ना। दूसरा, जैसे अगर ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो गिवन वैल्यू में से ही हमें क्या मिलेगा? मीडियन मिलेगा। और अगर नंबर ऑफ वैल्यू आपकी इवन है तो आपको गिवन ऑब्जर्वेशन में से कभी भी मीडियन नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या था? 6 जो ऑब्जर्वेशन में है, यहाँ पे क्या? 5.5 जो कि ऑब्जर्वेशन में नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला सेट कर लेते हैं बेटा यहाँ पे कि भाई अगर जैसे नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो तो मीडियन आपका कौन सा टर्म हो जाएगा? n+1/2th टर्म क्या होगा आपका? मीडियन। यानी कि ऑड नंबर में जैसे यहाँ पे 11 टर्म दे रखा है, 11, तो 11 + 1/2 यानी कि 6th टर्म क्या था आपका? मीडियन। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वाला टर्म क्या था आपका? मीडियम, ठीक है। वैल्यू 6 है और दूसरी बात है 6th टर्म था। अब ये बात है कि यहाँ पे 6 टर्म पे भी 6 लिखा हुआ है,
कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका आता है इवन, ठीक है बेटा, अगर वैल्यू होती है आपकी इवन, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, दो वैल्यू का मीन आएगा आपका मीडियन, और वो वैल्यू कौन सी होगी आपकी बेटा, वो वैल्यू कौन सी होगी आपकी, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पे ले रखा था, वैल्यू क्या ले रखी थी, 10 ऑब्जर्वेशन ले रखे थे इवन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि n/2 एंड n/2+1, है ना, n/2th टर्म और n/2+1th टर्म का, है ना, मीन, है ना, या इसको मीन की जगह ऐसे लिख सकते हैं प्लस और ये डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये तो वैल्यू आ जाएगी ना, हमें तो मीन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, वैल्यू थोड़ी बतानी है मीडियन की, वो तो क्वेश्चन में करना होगा। यहाँ पे फॉर्मूला सेट करते हैं, n/2th एंड मीन ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, मीन ऑफ n/2th टर्म एंड n/2+1th टर्म, यानी कि जैसे वहां पे नंबर ऑफ टर्म दे रखे थे 10, तो 10/2 और 10/2+1, यानी कि फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, इनका मीन क्या आ जाएगा, मीडियन आएगा। और अगर ऑड में है तो n+1/2th टर्म पे जो भी वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो हमें बेटा अगर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन दे रखे थे उस केस के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर लिया। अच्छा ठीक है, और अगर बेटा हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो हमें बेटा ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जो वेरिएट दे रखा है, अगर वो हमारे जैसे वेरी कर रहा हूँ 0 से 10, 10 to 20, है ना, 20 से 30, तो उस केस में क्या करते हैं, तो बेटा आपको याद होगा उस केस में हमारा एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उस फॉर्मूले को बेटा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, मीडियन को कैपिटल एम से लिखते हैं, या पहले आप पूरा लिख डालो, मीडियन इज इक्वल टू, कितना होता है फॉर्मूला आपका, L+n/2 माइनस CF अपॉन F, और इनटू कितना हो जाएगा आपका, H हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मीडियन, L+n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन सबको चेक कर लेते हैं कि इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो L होता है बेटा आपका वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट, है ना, वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट किसका, ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। दूसरा n/2 क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी बाई 2, है ना, तो n/2 क्या हो जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी, हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। CF क्या हो जाएगा, CF होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी just above the median class, just above the median class, यानी कि मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे बड़ा वर्ड आता है कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, देखेंगे अभी, है ना, देखेंगे अभी, चेक भी करेंगे इनको, ठीक है। तो ये हो गया CF, फिर उसके बाद होता है बेटा F। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है बेटा। और H हो जाएगा क्लास साइज या विड्थ, कुछ भी बोल लो, है ना, जो हमारा क्लास साइज है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये कितने का गैप हो गया इन सब में, 10 10 का गैप है, तो H की वैल्यू वही होती है हमारी बेटा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेटा हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बेटा यहाँ पे जो सारी L लोअर लिमिट अपर लिमिट पता है, एक तो हमें मीडियन क्लास नहीं पता कि मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हमें नहीं पता, 10th में पढ़ रखा है, मान लो नहीं पता तो फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो
जैसे मान लो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि फिर से वही कि आपके मार्क्स हैं 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। ठीक है बेटा, ये आपके मार्क्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं कितने, 20, पहला वाले ले लेते हैं। 3, 4, 5, 5 और कितने बचे, 3। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है ना। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपको वेरिएट दे रखा है, वेरिएट एक्स। वेरिएट एक्स यहाँ पे क्या है, मार्क्स है, मार्क्स का वेरिएशन। वेरिएट मतलब वेरिएशन मार्क्स का, कि 0 से 10 में कितने, 10 टू 20 में कितने, एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फाइंड करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी को डायगोनली हम ऐड करते हैं। पहले 3 को ऐसे लिख दिया, 3। अब डायगोनल में ऐड करेंगे, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17 और 17 + 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो CF की जो लास्ट वैल्यू आएगी वो फ्रीक्वेंसी के टोटल सम के हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है बेटा, हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, CF निकालने आ गया। पहले फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख देंगे, फिर डायगोनली क्या करेंगे, उनको हम एड ऑन करते रहेंगे। 4 + 3 7 + 5 12 + 5 17 + 3। तो ये हो गया हमारा CF। ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे n/2। तो n टोटल कितना दे रखा है बेटा हमें, 20। यानी कि n ही क्या होता है, समीशन ऑफ fi ही क्या होता है हमारा, n = समीशन ऑफ fi। मतलब फ्रीक्वेंसी का सम ही क्या होता है, कैपिटल N होता है। तो n/2 कितना, 20/2 कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ठीक है ना। तो n/2 है ना, जो वैल्यू हमें मिलेगी उससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 मतलब 10। तो क्या वो वैल्यू 12 है क्या, 10 से जस्ट बड़ी वैल्यू CF वाली कौन सी है, 12 है। तो इससे रिलेटेड आपका जो हॉरिजॉन्टली ये हॉरिजॉन्टल में ये जो पूरा सेट बनेगा उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, हम मीडियन क्लास बोलते हैं। यानी कि द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, यानी n/2 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें इस कॉलम में मिलेगी उससे रिलेटेड हॉरिजॉन्टल जो हमारा क्लास बन जाएगा वही क्या बनेगा, मीडियन क्लास बनेगा। तो चलो कुछ टर्म्स क्लियर हो गए क्या, n/2 क्लियर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो क्लियर हो गया, और मीडियन क्लास भी हमने क्लियर कर लिया। लेकिन ये CF कौन सा CF है, तो ध्यान देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव द मीडियन क्लास। यानी कि फॉर्मूले का जो CF होगा, फॉर्मूले का जो CF होगा मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर्मूले का जो CF लिखा हुआ है ना, देखते हैं अभी। चलो मीडियन क्लास समझ में आ गया। अच्छा, तो चलो वैल्यू फटाफट देख लेते हैं। L कितना, n/2 कितना 10, L कितना, वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये, इसकी लोअर वैल्यू 20 है और अपर वैल्यू कितनी है, 30। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 20। L हो गया क्लियर, n/2 क्लियर। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट एबव द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के जस्ट एबव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF कितना हो गया बेटा, CF आपका 7 हो गया क्या। फिर फ्रीक्वेंसी F, यहाँ पे फॉर्मूले का F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 5। तो F की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई। क्लियर है क्या। फिर आगे क्या दे रखा है, H आपका क्लास साइज, डिस्टेंस कितना है बेटा, 10 का। तो H की वैल्यू कितनी हो गई, 10। मतलब हमें मीडियन फाइंड करने से पहले क्या करना होगा, सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे एक बार, जितने भी हमारे फॉर्मूले में जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, L है, n/2 है, CF है, अपॉन में F और इनटू H है, तो इन सारी वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई कर लिया।
अब क्या करेंगे, वैल्यू को करेंगे फॉर्मूले में पुट और हम मीडियन फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो फॉर्मूला क्या दे रखा है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है, एल है कितना 20, एन बाई टू कितना 10, सी एफ कितना है 7, फ्रीक्वेंसी एफ कितना 5 इंटू कितना एच की वैल्यू 10। ठीक है, तो 20 प्लस 10 माइनस 7 3, 5 2 जा 10, तो 2 और यहाँ पे हो गया 3 इंटू 2, सही है क्या, कितना हो जाएगा 20 प्लस 6, 26। तो 26 क्या हो जाएगा, मीडियन। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मीडियन की जो वैल्यू आएगी, ये 26 है बेटा, है ना, मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कहां से बिलोंग करेगा, मीडियन क्लास से ही बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो देखो सेम क्वेश्चन के लिए हमने मीन कितना निकाला था, याद है क्या आपको, मीन कितना आया था हमारा 25.5 आया था, है ना, और यहाँ पे मीडियन कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, यानी कि मीन और मीडियन दोनों ही हमारी क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चेक कर लो बेटा। चेक कर लीजिए, चलो चेक कर लो, फिर यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक चेक कर लिए, फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, इसको राइट डाउन कर ले। चलिए बेटा, थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे, जो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने पिक किया था। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछ चुके हैं बेटा, है ना, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा, है ना, इन बेसिक, मतलब बेसिक ही हुआ ना, क्योंकि 10th में पढ़ रखा है। मीन मीडियन मोड कहाँ पढ़ते हैं बेटा 10th में, थोड़ा सा यूज आएगा हमारे 11th के पोर्शन में, मीन और मीडियन दोनों का ही आएगा, जहां पे हम लोग फाइंड करेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है ना, फिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आज तो हमारा पूरा का पूरा सेशन रिकॉल
स्टैटिस्टिक्स के नाम से है, एक तरीके से समझ लीजिए कि आज के लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, रिवीजन टाइप का करेंगे और ये देखेंगे कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में इस रिकॉल एक्सरसाइज से हमारे कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। ये हमारा AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5, यानी कि 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है ना, 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, और इनका मीडियन कितना दे रखा है बेटा आपको, इनका मीडियन आपको दे रखा है 20.5। ठीक है ना। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, ठीक है ना, is increased by 2, then the median of the new set will be, ध्यान से देखिए, if each of the largest 4th observation, if each of the largest 4 observation of the set, ध्यान से सुनिएगा, if each of the largest 4 observation of the set is increased by 2, ठीक है, then the median of new set will be, पहला ऑप्शन दे रखा है increased by 2, क्लियर है बेटा। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है डिक्रीज्ड बाय 2, चौथा थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2 times the original median, ठीक है बेटा, यानी कि जो ओरिजिनल मीडियन आपको 20.5 दे रखा है उसका हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। और चौथा दे रखा है रिमेन्स सेम, ठीक है बेटा। चलो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, है ना, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करके रखना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर कभी मिल जाए आपसे, है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी टकरा जाए आपसे, तो टकराने के बाद वो क्वेश्चन चूर चूर हो जाए आप नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा से बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, डिस्टिंक्ट मतलब सारे ऑब्जर्वेशन आपके डिफरेंट है, ठीक है ना, और मीडियन 20.5 दे रखा है आपको। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दे रखा है, n मतलब 9 क्या है आपका बेटा, ऑड, तो ऑड के केस में आपका मीडियन कितना, n+1/2, यानी 9+1/2, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। बोलो हाँ या ना, आपका मीडियन क्या हो जाएगा, 5th ऑब्जर्वेशन, है ना, मतलब 5th जो वैल्यू दे रखी होगी, 5th वाली वैल्यू वही क्या होगी, आपकी मीडियन होगी, है ना, 5th की वैल्यू मीडियन होगी। और देखो यहाँ पे चेंजेस किस में कर रहे हैं, चेंज इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट, तो एक बार 1 2 3 4 फोर्थ वाले ऑब्जर्वेशन को चेंज किया जा रहा है, फिर उसके बाद 5 6 7 8 हर 4 ऑब्जर्वेशन को चेंज किया जा रहा है। तो भाई 4th पोजीशन के ऑब्जर्वेशन चेंज हुए और 8 पोजीशन के ऑब्जर्वेशन चेंज हुए, क्या 5th पोजीशन का ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ क्या, नहीं। अगर 5th पोजीशन का ऑब्जर्वेशन चेंज होता तो कुछ बात बनती कि आपका मीडियन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे तो 5th पोजीशन के ऑब्जर्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इफेक्ट किस पे आ रहा है, हर 4th ऑब्जर्वेशन पे, यानी कि 4th पोजीशन और 8 वाली पोजीशन की वैल्यू चेंज हो गई, 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 1000 टाइम्स कर दो, कोई मतलब नहीं, हमारा 5th पोजीशन का ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपका मीडियन भी
चेंज नहीं होगा, यानी कि मीडियन की वैल्यू वही सेम बनी रहेगी। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि मीडियन क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। फिर से सुनो, अगर बोलता है कि हर थर्ड पोजीशन वाली चेंज हो रही है, तो थर्ड पोजीशन, सिक्स पोजीशन और नाइन्थ पोजीशन चेंज होता है क्या? अगेन फिफ्थ पोजीशन पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं, तो मीडियन हमारा सेम है ना। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना। इतना लिखने का मतलब ये था कि भाई आपको किसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमें फिफ्थ पोजीशन के ऑब्जर्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन दे रखा था, आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ फोर्थ, एवरी फोर्थ पोजीशन, जो भी इंक्रीमेंट करे आपका, ठीक है ना, या कुछ डिक्रीमेंट करे या इंक्रीमेंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मीडियन आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। सो जिस साल पूछा होगा एंट्रेंस एग्जाम में, कितना इजी होगा, ठीक है। तो चलो वैल्यू फटाफट लिख देते हैं, 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और दे रखा है बेटा आपको 70 to 80। इनसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 2, 18, 30, 45, 35, 26 और 3, ठीक है बेटा। इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना। तो ये है बेटा आपके मार्क्स, क्वेश्चन में दे रखा है, ये मार्क्स हैं, ठीक है ना। और ये दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। क्लियर है क्या? FI लिख दिया। तो यानी कि हमें मीडियन फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना होगा हमें, CF, बोलो हाँ या ना, CF फाइंड करना होगा क्या, ठीक है। चलो अच्छा, तो CF फाइंड करने के लिए मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम CF का कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, CF का कॉलम बनाएंगे। CF को क्या कैसे बनाएंगे, पहले 2 को लिख देंगे ऐसे, फिर डायगोनली क्या करेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 2, 18 + 2 आपका 20, 20 + 30 50, 50 + 45 95, 95 + 35 130, बोलो हाँ या ना। 130 + 20 कितना, 150, 150 + 6 कितना बेटा, 156, 156 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 159 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे आपके, 159 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 159 है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, 2, 20, 50, 95, 130, 150, 156 और 3, 159। चलो कोई बात नहीं है ना, ऑड में आया तो कोई बात नहीं है ना, बस चलो ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर ऑड आएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि हम जब फाइंड करते हैं मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे n/2। तो यहाँ पे n/2 करेंगे तो ध्यान से देखते हैं 159/2 करेंगे तो भाई हम यहाँ पे तो डेसिमल में आएगा, है ना। और ये n है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई किसी मतलब बच्चे को, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा जब कभी भी इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम अगर आपका ऑड आता है इन केस ऑफ मीडियन, इन केस ऑफ मीडियन, ठीक है बेटा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो n/2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्या करेंगे उसमें लिखेंगे ऑड, जो वैल्यू दे रखी है +1/2 कर देंगे, है ना। हमेशा +1/2 कर दिया करेंगे, मतलब +1 करके तब मतलब उसको इवन बना के तब 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? जब कभी भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम है हमारा ऑड, तो उसमें +1 करने के बाद हम 2 से डिवाइड करके उसको बोलेंगे n/2। तो आप बोलोगे कि सर जी जो हम फॉर्मूले में
जो अब हम फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे, कौन से फॉर्मूले में, ये वाला, कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एस। तो इसमें हम एन बाई टू की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे कि ये वाली पुट करेंगे? कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? तो बेटा उस केस में फॉर्मूले में हम लोग ये वाली ही वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे बस हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाए, इसलिए हमने क्या किया है कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम अगर आपका ऑड आता है तो n बाय टू हम सपोज कर लेंगे कितना आएगा, आसपास में आपका ये कितना हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूले में n बाय टू की वैल्यू 80 नहीं पुट करोगे, फॉर्मूले में n बाय टू की वैल्यू आप 159/2 ही पुट करना है हमें, ठीक है ना। एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि अगर ये 79.5 आता तो उससे ग्रेटर सीएफ लेना होता, तो उससे ग्रेटर सीएफ तो हमारा यही हो जाएगा, है ना। लेकिन लिखने में अच्छा नहीं लगता ना कि भाई एक तो हमने बोल के रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है और वो भी 79.5, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कर देते हैं। लेकिन फॉर्मूले में तो हमें यही वैल्यू पुट करनी है। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने गलती से 79.5 लिख के भी अगर क्वेश्चन सॉल्व किया तो सही होगा, है ना। लेकिन एक थोड़ा सा स्टेप होता है कि जब कभी भी सीएफ आपका ऑड है तो +1 करके यहाँ पे कंप्लीट इंटीजर वैल्यू लिखते हैं और उससे जस्ट ग्रेटर फिर सीएफ क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूले में n/2 वैल्यू तो वही ऑड के साथ ही लिखनी है। बोलो हाँ या ना? ठीक है बेटा, चलो इतना बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो खटाखट क्या करते हैं, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं ताकि हम फॉर्मूले में पुट करें। चलो मीडियन क्लास क्लियर हो चुका है, तो वहां से एल की वैल्यू कितना, लोअर लिमिट वैल्यू कितनी बेटा, 30, फिर कितना है n/2, तो n/2 159/2 लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट एबव द मीडियन क्लास, तो कितना बेटा 50। अच्छा फिर क्या होगा, स्मॉल एफ कितना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 45, क्लास साइज एच कितना 10 10 10 10 10, बोलो 10, ठीक है। अब क्या करें, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू, कैपिटल M को मीडियन से डिनोट करते हैं, 30 प्लस m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस n/2 कितना 159/2 माइनस सी एफ कितना लिख रखा है 50, फ्रीक्वेंसी कितनी लिख रखी है 45, यहाँ पे लिख दिया 10। सॉल्व करिए, ठीक है बेटा। चलो तो इसको अब सिंप्लीफाई करना है, करते हैं धीरे धीरे सॉल्व। ये कितना हो जाएगा 29.5 इंटू 10/45, ये हो जाएगा 30 प्लस 295/45, ऐसा करते हैं 295 में 45 से कर देते हैं डिवाइड, ठीक है ना। आप लोग करते रहो, हम यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। 295 डिवाइडेड बाई 45, ये आ जाएगा आपका 6.555 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 6.555 आ जाएगा। तो 30 प्लस 6.5555, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 36.55 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा मीडियन। क्लियर है क्या? ठीक है ना, आंसर कितना आया है 36.55, सही है बेटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। n/2 में तो यही वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा +1/2 करके करते हैं बेटा, है ना, ताकि देखने में अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक है। ये बस ऑड के केस में करना है, बाकी किसी केस में नहीं करना। ऑड के केस में हमेशा जब आएगा, अच्छा डेसिमल में भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि 79.5 से जस्ट एबव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यही है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो
ये मीडियन का हो गया। एक दो थोड़े से कॉन्सेप्ट हम लोग मोड के भी चेक कर लेंगे बेटा, है ना, क्योंकि मोड से भी क्वेश्चन आपके कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल में आ रखे हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड तीनों ही है आपके जेई के सिलेबस में। और उसके बाद आपका आएगा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है आपका मोड। ठीक है, तो अगेन देख लेते हैं कि मोड होता क्या है। आपने अगेन क्लास 10 में मोड तो पढ़ ही रखा होगा, ठीक है ना, मोड तो पढ़ ही रखा होगा। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं और एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस पे, ठीक है ना, और इनके टर्म्स के मतलब क्या होते हैं। जैसे मोड इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूले में आप सबको याद होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बोलो हाँ या ना, ये होता है बेटा हमारा मोड का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब इन सब का मतलब क्या होता है देख लेते हैं बेटा। इन सब का मतलब क्या होता है, तो L क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है ना। अच्छा, मोड का मतलब तो पता क्या, अगर डिस्क्रीट वैल्यू दे रखी होगी तो सबको पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वही क्या होता है हमारा मोड। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी कोई टर्म्स जितनी ज्यादा बार अकर किया हुआ है वही क्या होता है हमारा मोड कहलाता है। ठीक है बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम सीधे क्या डिस्क्रीट वैल्यू वाली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात कर रहे हैं। तो एल हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो हमें रिक्वायर्ड है बस उसको देखते हैं। ठीक है, और F1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है ना, फिर F0 क्या हो जाएगा, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आएगा उसके ऊपर वाली, है ना, जिसको बोलते हैं प्रीवियस, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एबव द मॉडल क्लास, ऐसे लिख देते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट एबव मॉडल क्लास। ठीक है ना, और F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक है बेटा, और H क्या हो जाएगा, क्लास साइज, क्लास विड्थ। ठीक है बेटा, क्लास साइज या क्लास विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये F1 F0 F2 क्या, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि मॉडल क्लास अगर F1 है तो उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2। क्लियर है, और ये सारे क्लियर हो जाएंगे। L आपका मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, और H वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमारी क्लास साइज हो जाएगी। तो चलो फॉर्मूला क्लियर है, फटाफट एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं सिर्फ कॉम्पिटेटिव लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव लेवल की बात करें तो एक तो हमारा जो रिलेशन मीन मीडियन मोड में, वो तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अगर हम रिलेशन की बात करें तो मोड इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है बेटा, मोड इज इक्वल टू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। एक तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल रिलेशन। नाम याद रखिएगा, एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। ठीक है बेटा, और अगर हम इनके बीच में अगर हम ग्राफ की बात करें कि इनके पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये भी एक बार इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इनको।
कि अगर सपोज करिए कि अगर कोई ये वैल्यू आपकी दे रखी है मीडियन, ठीक है बेटा, तो मीन वाली वैल्यू मीडियन से थोड़ी सी हमेशा क्या होगी, छोटी। ये क्या हो गया आपका मीन, ये क्या आपका मीडियन, और मोड वाली वैल्यू भी करीब करीब इसकी यहीं पे जाती है। तो इसका अगर ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ इस तरीके से आता है, ठीक है बेटा। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपेरिकल रिलेशन का, जिसकी वैल्यू क्या होती है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मतलब जैसे आप देखा जाए तो मोड और मीन में, मोड और मीडियन में मीडियन वाली वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली ग्रेटर होती है मीन से, तो ये दोनों वैल्यू आपकी ग्रेटर ही होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये होता है इंपेरिकल ग्राफ, इसको बोल दिया हमने कि ग्राफ बिटवीन, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, एम्पिरिकल रिलेशन, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, और ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल रिलेशन, ठीक है। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछ रखे हैं बेटा, ठीक है। तो मोड के क्वेश्चंस इंजीनियरिंग टर्म 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा। द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ये तो आप क्लियर ही कर लोगे। जैसे मार्क्स दे रखे हैं 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपको दे रखे हैं मार्क्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखा है 6, 7, 10, 8 और 3, ठीक है ना। तो आपको पूछा है कि मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मोड क्या होगा। तो मोड के लिए बेटा सिंपल से मैंने आपको बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, क्या बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही क्या हो जाएगा, उसका मोड हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 6, 7, 10, 8, 3 में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बेटा, 10 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये 6 वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड। मोड कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा है आपको। कॉम्पिटिटिव लेवल में मोड से बहुत कम ही पूछते हैं, वैसे मैंने बताया था आपको कि मोड के बारे में हम लोग थोड़ा सा कम ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा पिक नहीं किए जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग फॉर्मूले वगैरह ध्यान रखिएगा, 1-2 क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के लेवल से आप लोग लेकर के सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखो हमारा बेसिक लेवल करीब करीब कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ याद रखिएगा, मीन मीडियन मोड में रिलेशन भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से जंप करेंगे क्लास अपने 11th-12th के लेवल पे, ठीक है, जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा, डिस्पर्सन सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे हम लोग, डिस्पर्सन सीखेंगे, कि जहाँ पे हम रेंज की बात करेंगे थोड़ी सी, कि रेंज क्या होता है ना, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू सीखेंगे सारी चीजें। और उसके बाद बेटा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये 3 चीजें में मेनली हमें सीखनी है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।